ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछला वर्ष बहुत खराब गया था लगभग सभी के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लगभग हर कोई स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहा था, कार्य व्यापार को लेकर के जूझ रहा था। भगवान शिव कृपा करें और 2022 अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे और आप सभी जो है खूब उन्नति करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल यह है, इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो आपकी लग्न हो, उसी राशि को आधार मान करके आप इस राशिफल को जानें और समझें। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। राशिफल वैसे भी सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल प्रारंभ करूं सभी राशियों के लिए, उससे पहले कुछ वर्ष में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वर्ष में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई रहेगी। चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी न किसी क्षेत्र, कोई न कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें करना क्या है कि जो अच्छाई है उसको राशिफल से हमें कुछ संकेत मिल जाएंगे, उन चीज़ों को बढ़ाना है। कहीं कुछ बुराई, कहीं कुछ खराब संकेत मिल रहा हो तो उसको लेकर के हमें सावधानी रखनी है। जहाँ उपचार करने की आवश्यकता हो वहाँ उपचार करना है, और जहाँ हम पहले से तैयारी कर सकते हो उसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेंगी आपके साथ। अब इस वर्ष की अगर मुख्य बातों को मैं देखूं तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखा जाए। शनि देव जो है वो वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर इसी वर्ष में पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो शनि के आगे पीछे होने के कारण जो 7.5 का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से मीन वालों को प्रारंभ होगी, लेकिन पूरी रूप से नहीं होगी। फिर कुंभ में आए, जब मकर में आएंगे तो मीन वालों पे नहीं रहेगी। तो 7.5 जो है वो थोड़ा सा मीन और कुंभ वालों का मध्य प्रभावित करती रहेगी। दूसरी बात, धनु से पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर में जब रहेंगे तो धनु पे बनी रहेगी। तो धनु और मीन वालों के लिए 7.5 का प्रभाव कम बेसी इस वर्ष में होता रहेगा। उसी प्रकार ढैया की स्थिति को देखा जाए तो ढैया जो है वो मिथुन और तुला को भी प्रभावित करेगी और कर्क और वृश्चिक को भी प्रभावित करती रहेगी शनि के गोचर के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो राशिफल मैं बताता हूँ वो जरूर गोचर के आधार पर बताता हूँ सारा, लेकिन जो 7.5 और ढैया का जो गणना करने का जो नियम है वो चंद्र राशि से है। तो चंद्र, आपकी जो चंद्रमा आपके जन्म के समय जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या चंद्र राशि कर्क है, या चंद्र राशि तुला है, या चंद्र राशि मिथुन है, तो ढैया का प्रभाव वर्ष में आता जाता रहेगा। वो जब हम लोग मंथली, मासिक राशिफल देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उसके दौरान उन चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी समय समय पर। लेकिन वर्ष में मैं बता दूं कि ये मिथुन, तुला, वृश्चिक और कर्क को प्रभावित करती रहेगी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में और उसके बाद मीन में भ्रमण करेंगे। तो कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। चूँकि इनकी दृष्टि भी 3 होती है, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। तो उसी के अनुसार जो है वो भावगत भी प्रभाव 3 उधर और 3 जब इस राशि में रहेंगे तो 6 उधर और 2 राशियों पे इधर, तो 8 राशियों को कहीं न कहीं बृहस्पति जो है वो प्रभावित इस वर्ष में करेंगे, वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के प्रारंभ के बाद। राहु केतु का जो गोचर इस वर्ष होने वाला है वो वृषभ और मेष और वृश्चिक और तुला में रहेगा। वर्ष में अप्रैल तक जो है वो रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में, और उसके बाद ज़्यादातर जो समय इनका प्रभाव रहेगा वो रहेगा मेष और तुला वालों के ऊपर। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कालसर्प योग बन रहा है सभी राशियों के लिए, और यह लगभग अप्रैल तक प्रभावित रहेगा, बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कालसर्प योग का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है।
2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें से सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण आंशिक जरूर लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, विशेषकर जो अप्रैल 2022 का लगने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि अप्रैल में गोचर भी है राहु केतु का। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष में। हालांकि जब हम मासिक की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक की चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक या वो ना देख पाएँ क्योंकि इसमें वर्ष का एक लब्बो-लुआब होता है, तो ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बहुत विशेष हो सकता है उतार चढ़ाव के लिए। सफलताएं भी और असफलताएं भी बहुत तेज़ी से मिल सकती हैं, क्योंकि वो महीना थोड़ा सा जो है वो उद्विग्न रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में रहने वाली है। एक चीज़ और एक आवश्यक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि नया वर्ष इस ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो पूरा साल ऐसा जाएगा, ये मिथ है, ये सत्य नहीं है कि कोई ग्रह कोई आज शुक्रवार से चल रहा है तो पूरे वर्ष ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिल्कुल इसको आप मिथ माने, इसको केवल एक भ्रम माने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में लगातार बदलती रहती है। वर्ष का कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ कोई ज्योतिष में है नहीं। हम लोगों के सनातन धर्म में कोई और वर्ष है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय से उनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये चूँकि हम लोग एक पूरे साल की बात करते हैं, उत्साह से मनाते हैं, तो एक लमसम देखते हैं कि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं और किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किस चीज़ की कमी संभावित है, किस प्रकार का उत्थान पतन शुभ अशुभ प्रभाव एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन कोई ये दिन, जैसे मान लीजिए शुक्र वक्री रहेंगे 1 तारीख को, तो अब ये कहना है कि शुक्र वक्री रहेंगे इसलिए पूरा साल ऐसा जाएगा, ये गलत है। राहु वृषभ में रहेंगे, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में रह रहे हैं इसलिए राहु का पूरा साल में प्रभाव ऐसा रहेगा, ये गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है, न कि साल पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगा कि मैं प्रकाश डालूं। बहुत से दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इन बातों को आप समझ करके किसी तरह से ये बहुत भयभीत या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को एक संकेत के रूप में आपको लेना चाहिए। तो यह बेसिक चीज़ें मुझे लगा कि मैं इस पर जानकारी आपको दूं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि इस वर्ष में किस प्रकार का प्रभाव लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपको किन चीज़ों की अधिकता और किन चीज़ों में कहीं कुछ कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धनु लग्न वालों की बात करते हैं। कैसा रहने वाला है यह वर्ष, क्या है इस वर्ष का एक सारांश स्वरूप संकेत ग्रहों का। धनु वालों के लिए सबसे पहले करियर की अगर इसी को देखा जाए तो वर्ष का जो प्रारंभ है वो थोड़ी ख्याति देने वाला है, प्रसिद्धि देने वाला है, काम में विस्तार देने वाला है, काम के प्रति रुझान को बढ़ाने वाला है। अचानक पद प्रतिष्ठा या नौकरी की संभावना तो नहीं है, अर्थात जिसकी नौकरी किसी की छूटी हुई हो तो तुरंत वर्ष के प्रारंभ में ही मिले, ऐसे संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, उनके लिए भाग्य सहयोगी है और उनको किए हुए कामों का परिणाम प्रारंभ के क्वार्टर में मिलने का इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहले क्वार्टर यानी अप्रैल के बाद, एक्चुअली क्या है, बड़े ग्रह अप्रैल में परिवर्तित होते हैं, तो अप्रैल के बाद की अगर स्थिति को देखा जाए तो उसमें जिन लोगों को नौकरी नहीं है जिनके पास, वो अप्रैल के बाद अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। उनके लिए जो है वो रास्ते खुलेंगे, उनको अवसर मिलेंगे, उनके लिए कुछ और बेहतर अवसर मिलेंगे, इस प्रकार का योग बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं दूर जाना पड़ सकता है, घर परिवार से दूर जा कर के, सुदूर जा कर के जो है आपका जीविकोपार्जन प्रारंभ हो, लेकिन योग बनेगा। तो 2022 जो है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे 2021 में और सफल नहीं हुए, वो पहले क्वार्टर मार्च अप्रैल तक वो अपनी तैयारी करते रहें। भगवान ने चाहा तो अप्रैल मई के बाद जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा योग बनेगा और आपको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी व्यापार में पहले से हैं, उनके लिए प्रारंभ में अच्छे आय के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसमें वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
दूसरा जो हिस्सा वर्ष का होने वाला है उसमें मान, पद, प्रतिष्ठा और कार्यों में कुछ बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करें, उसमें कुछ ऐड ऑन करें, उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। कहीं सुदूर की यात्राओं से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और काम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के करियर के दृष्टिकोण से मिला जुला और कुछ बेहतर ही, मतलब नकारात्मक परिणाम देने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरे पहले क्वार्टर के बाद का जो 3 हिस्सा है, कुछ लोगों के लिए आय में अच्छी वृद्धि और अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। हालांकि असंतुष्टि का अभाव रहेगा, मतलब थोड़ी सी एक आपके अंदर एक छटपटाहट भी रहेगी कि काम को कैसे बढ़ाऊं, कैसे और आय कैसे प्राप्त करूं। तो असंतुष्टि हो सकती है आपको, मतलब प्राप्तियां रहेंगी, चीज़ें रहेंगी, लेकिन शायद उतनी संतुष्टि ना रहे। तो सेटिस्फैक्शन की कमी यह वर्ष क्रिएट करेगा। जैसा मैंने कहा कि दूर से बड़े लाभ की संभावना है। तो अगर कहीं आपको सुदूर कोई अवसर मिल रहा है, तो आप अगर पारिवारिक स्थिति या जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं अगर वो प्रतिकूल ना हो, आपके विरुद्ध ना हो, तो आपको अवसर वो ले लेने चाहिए, क्योंकि वो लाभकारी स्थिति बना रहा है। और कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित और बड़े लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आय की मात्रा खूब रहेगी, लेकिन संतुष्टि का अभाव रहेगा। सेटिस्फैक्शन उतना आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, एक जैसे कहते हैं ना प्यास सी रहती है कि कितना भी पानी पिए, लेकिन फिर जो है वो पेट भर गया, लेकिन जो है वो मन नहीं भर रहा है। तो उस तरह की स्थिति आपके साथ रहने वाली है। अब विवाह इत्यादि की बात कर ली जाए, तो विवाह के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो जो वर्ष का जो पहला क्वार्टर है, अप्रैल तक का समय, वो बेहद अनुकूल बना हुआ है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे अवसर भी आएंगे और वो सही निर्णय भी लेंगे और दाम्पत्य जीवन में बंध सकते हैं। लेकिन पहले क्वार्टर के बाद वाला जो हिस्सा है वो बहुत अनुकूल नहीं बन रहा है। एक तो उसमें निर्णय शक्ति थोड़ी कमज़ोर होगी, तो आप अच्छे निर्णय नहीं लेंगे, या विवाह तो होगा, मैंने विवाह नहीं होने जैसा योग तब भी नहीं बन रहा है, विवाह होने की संभावना रहेगी, लेकिन डिसीजन गलत हो सकते हैं, उसमें व्यग्रता हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर अच्छे से सोच समझकर ठंडे दिमाग से अगर आप निर्णय लेंगे, अप्रैल के बाद अगर आपको विवाह करना है और उस समय फाइनल करना है, अगर पहले फाइनल कर चुके हैं, बाकी चीज़ें हो चुकी हैं और केवल विवाह करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना है किससे करना है नहीं करना है, और वो अप्रैल के बाद सोच रहे हैं, तो फिर समय ठीक नहीं है, तब उसमें गलत डिसीजन होने की संभावना रहेगी। तो पहले निर्णय है विवाह का योग बना रहेगा पूरे वर्ष। अप्रैल के बाद का निर्णय है विवाह का योग तब भी रहेगा, लेकिन उसमें डिसीजन गलत होगा। तो वर्ष का जो सारांश विवाह को लेकर के है वो इस प्रकार का है। अब शिक्षा की बात कर ली जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी पहला हिस्सा योगकारी है और दूसरे हिस्से से अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। यह वर्ष शिक्षा के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण और बाधाओं से युक्त दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं पूरे वर्ष की सारांश बताऊं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भटकाव रहेगा, डिसीजन पावर वीक रहेगा, बहुत कॉन्क्रीट निर्णय नहीं ले पाएंगे, कई चीज़ों को सोचेंगे, उलझने रहेंगी, पढ़ भी रहे होंगे तो भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो भाई शिक्षार्थियों के लिए इस साल पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप खुद की कुंडली हो या आपके बच्चे की कुंडली हो, आपके परिवार में किसी कुंडली हो और वो एजुकेशन के क्षेत्र में है, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भटकाव हावी रहेगा, रुकावटें आएंगी। भटकाव नहीं होगा तो पता चले जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो हो नहीं पाएगा, कोई ना कोई इसमें अड़चन आ जाएगी। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है सफलता पाने के लिए, सफलता में थोड़ी संदिग्धता दिखाई दे रही है। अब स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्यतः ठीक रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी बहुत समस्या जरूर रह सकती है, आपको कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष का के बाद का जो पूरा हिस्सा है, लास्ट के 3 क्वार्टर हैं, उनमें स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या होती हुई, अब किसी की दशा अंतर्दशा या मार्केस की दशा अंतर्दशा का प्रभाव ना चल रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर एक सामान्य बताऊं तो ग्रह गोचर को देख करके स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी चुनौती अगर थोड़ी बहुत है भी तो वो मार्च अप्रैल के बाद समाप्त होगी, और बाकी का वर्ष जो है आप स्वास्थ्य के मामले में फिट महसूस करेंगे, ठीक रहेंगे, और वहाँ कोई बहुत चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि घर परिवार में, कुटुंब में, अपने करीबी लोगों में कहीं कुछ कठिनाई जरूर आपको महसूस होगी किसी की, लेकिन आपकी खुद की चूँकि कुंडली जो होती है वो ज़्यादा अपने पर लागू होती है, तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के आपका समय ठीक चल रहा है, चलेगा।
कुछ अन्य बातों पर चर्चा कर लूँ। अन्य बातों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक तो संतान प्राप्ति के लिए जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत योगकारी नहीं है। उनको बहुत शायद प्रयास करना पड़े तब जाके सफलता मिले, या बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़े, कुछ न कुछ कठिनाई जो है वो महसूस होगा। विशेष करके अप्रैल के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो अगर अप्रैल से पहले हो जाए तो अच्छा है। हालांकि अब जनवरी में देखेंगे, और अगर इस समय कोई कंसीव करता है तो वो तुरंत वो पैदा बच्चा नहीं होगा, तो उसको अप्रैल के बाद, ऐसी महिलाओं को अप्रैल के बाद कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, कुछ कठिनाई हो सकती है। और अप्रैल के बाद अगर प्लानिंग करनी हो तब तो भाई थोड़ी और कठिनाई रहेगी, क्योंकि हो सकता है उसमें बच्चा फॉर्म ही ना हो जल्दी। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न, मतलब कुंडली जो है वो बता रही है। मेडिकल साइंस हो सकता है कि कोई रास्ता दिखाए, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छे आसार संतान के दृष्टिकोण से नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो थोड़ी बेचैनी रहेगी। जैसा मैंने बताया कि आय के मामले में भी प्यास नहीं बुझेगी, बेचैनी रहेगी, भ्रमित रहेंगे। कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा इस वर्ष में। मतलब कोई ऐसी बड़ा फैसला का से मेरा संकेत होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में यू टर्न ले दे। वो चाहे वो क्या क्या होता है। हम शादी विवाह से संबंधित डिसीजन लेते हैं, वो लाइफ में यू टर्न करता है। हम शिक्षा पढ़ाई से संबंधित बहुत बड़े फैसले कभी कभी ले लेते हैं जो हमारे लिमिट से बाहर है। पता चले हम रह रहे हैं यहाँ, हमारी इनकम बहुत कम है, लेकिन हम किसी के संकेत में आकर के, किसी के कहे में आकर के हमने कोई बड़ा लोन लेकर के और बच्चे को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। भेजना चाहिए, मैं किसी चीज़ को मना नहीं करता, लेकिन मेरा सिर्फ ये रहता है कि जो जीवन का उद्देश्य है वो प्रसन्न रहने का है, सुखी रहने का है, और कोई चीज़ ऐसी ना करें जो आपकी व्यग्रता और आपकी नींद को हराम कर दे। तो उस ऐसे निर्णय, अब पता चले आपने अपने लिमिट से कई गुना बढ़ करके कोई स्टेप उठा लिया, वो एजुकेशन को लेके, मकान को लेके, गाड़ी को लेकर, विवाह शादी को लेकर, व्यापार को लेकर। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लिमिट से बाहर जो है वो कदम उठा लेते हैं, और इसके संकेत यह वर्ष दे रहा है कि इस प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं। तो भाई थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि वह आपको बहुत बड़े उलझन में डाल सकता है। सफलता मिलेगी नहीं जल्दी मुझे लगता है, क्योंकि ग्रह गोचर इस प्रकार के हैं, और फिर वो आपकी नींद को हराम कर देगा। तो बहुत बड़े डिसीजन लेना हो तो बहुत सोच समझ कर लें या ना लें। अगर टालने लायक हो तो ना लें। ये एक जो है वो अन्य बात जो है वो आपसे करनी थी। दूसरा ये देख रहा हूँ कि लोगों की घर में कुछ मांगलिक कार्य के लिए अच्छा वर्ष दिखाई दे रहा है। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। जमीन जायदाद से संबंधित काम के लिए काफ़ी सुविधा बनी हुई है। तो अगर फिक्स असेट संपत्ति कहीं खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है यह वर्ष। आप ले सकते हैं अप्रैल के बाद। दूसरा, वाहन इत्यादि के लिए भी बहुत अच्छा योग बना रहा है यह वर्ष। घर परिवार के साथ आप समय दे सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के परिवार के सुख समृद्धि और जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों के लिए यह वर्ष काफ़ी बेहतर योग जो है वो बना रहा है। अब सावधानी की बात किया जाए कि सावधानी क्या रखनी है इस वर्ष। तो जैसा मैंने कहा कि भाई शिक्षा प्रतियोगिता में संभल कर रहना है। बहुत अधिक कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना है जो कि आपको परेशान कर सके। सेहत के मामले में ठीक ठाक ही समय है, तो उधर की कोई बहुत आवश्यकता देखने की नहीं है। तो बड़े कदम उठाने से पहले बचना है। संतान के प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो उधर भी सावधानी से कदम उठाने की ज़रूरत है। उपचार जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि चाहे आप शिक्षा में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, मन अशांत रहने वाला है। राहु संबंधी दान, क्योंकि राहु बहुत प्रभावित करेंगे इस वर्ष आपको। और अब अप्रैल के बाद राहु और शनि दोनों का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो एक तो सूर्य की नियमित आराधना, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य की पूजा करिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए ऐसे तो पहले बताता रहता हूँ, लेकिन हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं। 5 चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जल, लाल चंदन, लाल पुष्प ले लें उस, और तांबे के बर्तन में लेकर के भगवान शिव को जो है वो, भगवान सूर्य को आप अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रवण सुनना जो है वो काफ़ी लाभकारी होता है, हर तरफ विजय देने वाला होता है और ऑरा को बढ़ाता है। राहु संबंधी दान, अगर राहु की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो तो राहु संबंधी, कई बार क्या होता है कि राहु पंचम में है और राहु का अंतर या प्रत्यंतर आ गया, तो शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत, या कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि राहु संबंधी दान ना भी दशा अंतर्दशा हो तब भी जरूर करें। वर्ष के प्रारंभ में कर लें, अच्छा रहेगा, या कम से कम अप्रैल से पहले तो ज़रूर कर लें। और
अगर जिन लोगों को ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा निगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो भैरव जी का दर्शन करें जा करके। माँ भगवती या सरस्वती की आराधना करें। गणेश जी की पूजा राहु और केतु से संबंधित बाधाओं को बहुत अधिक दूर करती है। जो शिक्षा प्रतियोगिता में बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको अगर भ्रमित हो रहे हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो केवल गणेश जी को और माँ सरस्वती को प्रणाम करने की आदत डालिए। छोटा बच्चा हो जो अबोध हो और उसको दिक्कत आ रही हो, पूजा नहीं कर सकता, तो केवल प्रणाम नमस्कार करने की आदत डालिए और उसके बिहाफ पर आप जो है थोड़ा सा पूजा ध्यान करके और राहु संबंधी दान करा दीजिए, ताकि जो भी डिसीजन लेना हो, चाहे आप कार्य, व्यापार, शिक्षा प्रतियोगिता कहीं भी हो, तो उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो और गलत निर्णय ना हो। तो यह था 2022 का राशिफल सारांश स्वरूप। पूरे वर्ष पर्यंत मुलाकातें आप लोगों से होती रहेंगी, साप्ताहिक और मासिक राशिफल या गोचर इत्यादि अलग अलग विषयों पर समय समय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ताकि सुख और दुख समान भाव से आप उसको ले सकें और आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियां हों और यह जो वर्ष है यह खूब ढेर सारी उन्नति देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।